तो आपने नाम सुना होगा कि विंटर आर्क बहुत ज़्यादा चल रहा है यूथ में। बिल्कुल। ठीक है, तो विंटर आर्क को कैसे फॉलो करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी चाहिए? किसी की शादी ही नहीं हुई, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई बेटर है कि आप जाके सेक्स कर लो। हाउ इट इज़ पॉसिबल? मैस्टरबेशन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो बुरा होता है, आप चाहे नॉर्मली करो या स्केड्यूल के अकॉर्डिंग करो। जब तक कोई चीज़ प्रूफ नहीं होएगी किसी वैलिड पॉइंट के साथ, तब तक उस पर कोई भी अगर कोई कुछ भी कह रहा है तो वो वैलिड पॉइंट नहीं है। Hey everyone, welcome to the सौरभ वर्मा शो, जहाँ पे मिलते हैं बिजनेस, हेल्थ एंड वेल्थ के बेस्ट टिप्स एंड डिटेल्स। ओके, आज हमने इनवाइट करा है मिस्टर मनी जी को अपने पॉडकास्ट पे, जो कि ना ही सिर्फ एक हेल्थ मशीन को लेके वो एक फिटनेस वॉरियर भी हैं, ना ही वो जिम फ्रीक हैं। ही इज़ अ कंप्लीट कोच जो फिटनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फिटनेस जर्नी। मैं हूँ आपका होस्ट एंड आपका दोस्त सौरभ वर्मा। लेट्स गेट स्टार्ट। तो मनी जी, आपकी जो हेल्थ एंड फिटनेस की जर्नी है वो कैसी रही है? बेसिकली मेरा बैकग्राउंड वैसा है, तो बचपन से ही अराउंड फर्स्ट क्लास से मैं स्पोर्ट्स में आ गया था। फिर स्पोर्ट्स में आते आते इसको धीरे धीरे जब पता लगा कि ये एक बहुत बढ़िया प्रोफेशन भी हो सकता है, तो इसको धीरे धीरे प्रोफेशन में चेंज करना स्टार्ट किया। एजुकेशन, पूरी एजुकेशन वैसे ली, पहले हम बीएससी इन स्पोर्ट्स साइंस, फिर मास्टर इन स्पोर्ट्स साइंस, नाउ पीएचडी इन स्पोर्ट्स साइंस। तो बिज़नेस भी उसी मॉड्यूल में हमने काम करना स्टार्ट किया। तो जब से चीज़ों को सोचना समझना स्टार्ट किया, तो तब से फिटनेस और हेल्थ एंड फिटनेस में ही ध्यान है, तो उसके आगे पीछे कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला। तो शुरू से आप हेल्थ एंड फिटनेस में ही रहे? बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें बिजनेस बनाने का कैसे सोचा आपने? बिज़नेस बनाने का बेसिकली मुझे 2017 में बैक इंजरी हो गई थी ड्यू टू क्रॉसफिट। मैं पहले क्रॉसफिट प्लेयर था, जिसमें इंडिया में फर्स्ट रैंक बनी, एशिया में 8th रैंक बनी। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड मुझे बैक इंजरी हो गई थी। तो बचपन से रुकना सीखा ही नहीं था, बैठना कि घर पे कैसे बैठते हैं। तो वहाँ पर माइंड को उसमें वर्क लाते लाते तो समझ आया कि इसमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, हम इसको एज एन प्रोफेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ से सैम फिटनेस की जर्नी स्टार्ट हुई और एज एन कोच मैंने स्टार्ट किया। तो कभी आपने ये नहीं सोचा, जैसे आपको इंजरी हो गई थी तो आपको क्रॉसफिट में दोबारा जाना चाहिए, या उसको कैसे ला सकते हैं दोबारा? बिल्कुल, मैं साथ साथ उसको परस्यू करता रहा। उसके बाद भी इंजरी के बाद मैंने उसको अपने रिहैब किया, फिर नेशनल्स खेले, वेट लिफ्टिंग में नेशनल खेले, फिर उसके बाद भी बहुत सारे रैंक बनाई। बट हाईएस्ट रैंक 2017 में जो इंजरी से पहले थी। बट उसके बाद एज एन प्रोफेशन बहुत चीज़ें करी, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट बना। वहाँ पर अराउंड 3-4 ईयर्स मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को जितने भी 62 कॉलेजेस थे, एज एन अपने आप को रिप्रेजेंट किया स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट। ठीक है, आपने 75 हार्ड डे का नाम सुना होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से फ़र्क क्या पड़ा यूथ पे 75 बेसिकली अगर आपको कोई एक गोल मिल जाता है, एक पर्पस मिल जाता है, तो आप क्वांटिटेटिव मेथड में आप परफॉर्म करने लग जाते हो। ह्यूमन बॉडी जो भी है, आप एक क्वांटिटी परफॉर्म करने के लिए किसी को दोगे तो उसको अचीव करने के लिए सोचेगा, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो वैसे काम करता है। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ डेली आपको 10,000 स्टेप करने हैं, तो आपके माइंड में रहेगा जब तक वो नहीं होंगे ना, अगर डे चेंज होने वाला है तो आपको लगेगा मैं पहले वो चेंज कर लूँ। तो जो 75 हार्ड डे है उसमें कुछ चेकलिस्ट है। अगर आप 75 डे हार्ड परफॉर्म करते हो और उसमें कुछ चेकलिस्ट है, आप उसको फॉलो करने की कोशिश करोगे। और जब लोग फॉलो करने लगे उसको, तो कहीं ना कहीं माइंड में चेंज आया, बॉडी में चेंज आया, आपके पूरे लाइफस्टाइल में चेंज आया। क्योंकि आपने बेसिकली हमने सुना है कि कोई भी हम चीज़ 21 डेज के लिए करते हैं या 45 डेज के लिए करते हैं, तो हमारा माइंडसेट बनता है और लाइफस्टाइल में हमारे वो कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप 75 हार्ड डे कर रहे हो तो आपके लाइफस्टाइल में चीज़ आ जाएगी और कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो 75 हार्ड डे से हमको ये प्रॉफिट हुआ, या लोगों को यूथ में ये चीज़ डेवलप हुई। 75 हार्ड तो ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बहुत नया स्टार्ट हुआ है, हालांकि नया नहीं है, 2 साल पहले सुना था मैंने। तो आपने नाम सुना होगा कि विंटर आर्क बहुत ज़्यादा चल रहा है यूथ में। बिल्कुल। ठीक है, तो विंटर आर्क को कैसे फॉलो करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी चाहिए हमें? बेसिकली विंटर आर्क जो स्टार्ट होता है वो 1 अक्टूबर से टिल फेब एंड तक चलता है। और इसमें आपको अपना फिजिकली, मेंटली, सोशली, वेल्थली आपको सब कुछ अपना चेंज कर देना है। लाइक जो एक पर्सन है ए पॉइंट पे बैठा है,
टिल फैब एंड वो बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा और टोटली चेंज हो जाएगा। लाइक अगर जैसे हम बोलते हैं कि पहले कोई मिला था हमको और जब सेकंड टाइम मिलता है तो टोटली चेंज हो जाता है। तो विंटर आवर्स जो है वो उस काइंड का प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन इंडिविजुअल पूरा चेंज हो जाता है टिल एंड ऑफ फैब। पहचान ही नहीं पाते लोग। सपोज करो कि किसी ने 75 हार्ड स्टार्ट करा, ठीक है, और वो पूरा नहीं कर पाया या बीच में उसने गैप ले लिया, तो फिर उस कंडीशन पे क्या करना चाहिए? अगर 75 किसी ने 75 डेज किसी ने स्टार्ट किए तो अगर बीच में छूट गया तो बेसिकली आपने कुछ स्टार्ट किया, आपने किसी रीज़न की वजह से, अगर आपको वो पसंद ही नहीं आ रहा तो एक अलग रीज़न है। बट अगर कोई ऐसा रीज़न आ जाता है, घर में कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, आपकी मेंटल कंडीशन, फिजिकली कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है, तो आप अपने एक गोल की तरफ बढ़ चुके हो तो आपको दोबारा से स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपको वो बेकार ही लग रहा है, आप उससे के माइंडसेट से चल ही नहीं पा रहे, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो उसमें आपको हो सकता है कि वो आप में सूट ना कर रहा हो कुछ और। आप 75 डेज हार्ड का मतलब कोई फिक्स रूटीन नहीं है, आप उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। जिनको स्पोर्ट्स करते हुए इंजरीज हो जाती हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो उन इंजरीज से रिकवर करने के लिए आप क्या सलाह देंगे लोगों को? अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है तो सबसे पहले आपको पता करना है कि वो इंजरी किस लेवल की है, आप कौन से ग्रेड में है। मे बी हो सकता है वो आप जस्ट रीहैब के थ्रू आप उसको रिकवर कर पाए, बट सम सिचुएशन में आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और पहले देखना चाहिए कि हो सकता है वो कोई ग्रेड हाई ग्रेड की इंजरी हो, तो आपको पहले मेडिकेशन की हेल्प लेनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जब आप रिकवर हो जाए मेडिकेशन से, फिर आपको अपनी रीहैब प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग से लाइक बिगनर से आप पहले में भी हो सकता है मूवमेंट उसकी मोबिलाइजेशन करें, रेंज ऑफ मोशन को एक्टिव करें, फिर धीरे धीरे स्ट्रेंथ लाएं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको इंजरी किस ग्रेड पे है और उससे आपके रिहैब होने के क्या प्रोसेसेस है। तो ऐसा होता है कि काफ़ी लोग उससे रिकवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो एक मेंटल ट्रॉमा बन जाता है कि हम इस चीज़ से रिकवर नहीं कर पाए तो आगे हम क्या करेंगे। उस चीज़ को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बेसिकली ये उसी सिचुएशन में होता है जब आपको एक ठीक से गाइडेंस नहीं मिली होती। अगर आपको पता हो कि आपका पाथवे क्या है, आप एक सही कंसल्टेंसी के थ्रू एक सही पाथ पे होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो भी गया है तो आपको पहले माइंडसेट अपना सेट करने की ज़रूरत है कि आपने ये चीज़ जिस भी प्रोसेस में है तो आपने वो चीज़ स्टार्ट क्यों की थी सबसे पहले। और अगर आपने स्टार्ट करी थी तो अगर कोई उसमें ऐसा है नहीं कि आप किसी पाथ पे सीधा चल रहे हैं तो आप सीधा इजीली चल पाएंगे या हाई अपने रोज़ आप अचीव करते रहेंगे, नए नए स्टेप रखते रहेंगे। तो जब भी आप किसी जर्नी में होते हैं, हो सकता है ऐसा नहीं है कि फिटनेस जर्नी में ही, आपकी पूरी लाइफ में आप एक बार एक स्टेप आगे रखोगे, हो सकता है आप 10 स्टेप नीचे आ जाओ, फिर आप 2 स्टेप आगे रखोगे, फिर 1 स्टेप नीचे आ जाए। तो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को क्लियर करना पड़ेगा कि अगर मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ तो मैंने स्टार्ट क्यों किया था, मेरा गोल क्या था और मुझे कहाँ तक पहुँचना है। तो उसके थ्रू आपको एक किक मिलेगा और उस किक के बाद आप दोबारा से अपने रिहैब में जा सकते हैं। आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं कि आपको उस इंजरी का क्या प्रोसेस है, ठीक कैसे होंगे। बेसिकली आपको कंटिन्यूएशन प्रोसेस में रहना पड़ेगा क्योंकि रुक के कुछ नहीं होता। काफ़ी सारे लोग अपना माइंडसेट नहीं बना पाते इस चीज़ का कि अगर उनको इंजरी हुई है, ठीक है, तो उससे वो रिकवर हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या फिर जो भी उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, तो आप उसके लिए क्या सलाह देंगे अपना माइंडसेट क्रिएट करने के लिए? माइंडसेट सिंपली है कि माइंडसेट क्रिएट करने के लिए आपको अपने लिए गाइडेंस, एक सबसे इम्पोर्टेंट है गाइडेंस, कि आप किसी एक ऐसे पर्सन के टच में आए जो आपको बेटर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। और सबसे पहले कि आप अपने आप को मोटिवेशन प्रोवाइड करें कि आप अपने प्रोसेस को देखें कि मेरे को क्या अचीव करना है और अगर क्या है मेरा गोल क्या है। बेसिकली अगर आपको गोल पता लग गया ना, आपके पास रुकने के रीज़न बहुत कम रह जाएंगे। अगर मेरा टारगेट सेट है तो बीच में कुछ भी होगा तो मेरे को पता है कि मुझे अचीव करना है कैसे भी, एज हाउ, तो मुझे बेसिकली उस चीज़ के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, ना कि बैठ के सोचना है कि बस कि अब मेरे से नहीं होगा। तो सिंपली है कि आपको उसके लिए पाथवे निकालना ही पड़ेगा। मोटिवेशन इज जस्ट अ काइंड ऑफ एसिडिटी।
अगर आप मोटिवेट हो गए और 2 दिन करा या 1 दिन कर लोगे मोटिवेशन से, बट अगर आपका गोल सेट है ना तो आप उसके लिए हमेशा भागते रहोगे। बट मोटिवेट आपने एक वीडियो देखी लाइक कि हम ये कर देंगे, उछाल देंगे, फेंक देंगे, ये कर देंगे, तो आप उससे सिर्फ एक सर्टेन टाइम के लिए मोटिवेट रहेंगे और जैसे ही आपका मोटिवेशन डाउन आएगा फिर आपको इंजरी याद आ जाएगी। अगर मोटिवेशन वर्क नहीं करता तो फिर वर्क क्या करता है? आपकी कंसिस्टेंसी, आपका माइंडसेट, जो आपने अपना गोल टारगेट बना रखा है उसके पास कैसे पहुंचे, वो जब आप सेट कर लेंगे तो ये मोटिवेशन एक पाथ बन जाएगा, उसका एक छोटा ग्रेड बन जाएगा। बट आप उसको कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे तो आपके लाइफस्टाइल में आ जाएगा। आपको लाइक आप काम कर रहे हो या मैं काम कर रहा हूँ, हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए होता कि आप सुबह उठो और आपको मोटिवेशन है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे नाम कमाना है, ठीक है। आप अब नहीं करोगे ना ये काम तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्यों? ये आपका लाइफस्टाइल बन चुका है, ये मेरा लाइफस्टाइल बन चुका है। तो हम मोटिवेट किसी चीज़ से ऐसा नहीं है कि हमें कोई चीज़ मोटिवेट कर रही है, ये हमारे लाइफस्टाइल में आ चुकी है। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, तो वो फिटनेस में जाना चाहते हैं या कुछ इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं या खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा मिथ है कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो सीधा स्टीरॉयड से स्टार्ट करना है, ठीक है, या फिर आपको साइकिल रन करनी है। तो इसमें आपका क्या सलाह है? अगर मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे सबसे पहले अपने देखना है कि मुझे एक छोटे स्प्रिंट मारना है बस। लाइफ एक स्प्रिंट तो है नहीं, एक मैराथन है कि आपको लॉन्ग टर्म में अचीव करना है कोई गोल। ऐसा नहीं है कि आपको 100 मीटर अचीव किया आपने और उसके बाद दैट्स इट। ये लाइफ जो है एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। आप अगर स्प्रिंट की तरफ जा रहे हैं तो स्प्रिंट के बाद आप खत्म हो जाएंगे। आप स्टेरॉयड की तरफ जा रहे हैं तो आपको पता है कि मैं 2 महीने 5 महीने में ये चीज़ अचीव तो कर लूँगा, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि उसके बहुत सारे माइनस पॉइंट हैं जो आपके इंटरनल ऑर्गन को बहुत इफ़ेक्ट करेंगे और जिससे आपका धीरे धीरे सर्कुलेशन बिगड़ जाएगा, आपके ऑर्गन्स बिगड़ जाएंगे, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम हो जाएगा। उसके बहुत सारे डेंजरस इफेक्ट हैं। तो वो आपको देखना है कि मुझे सिर्फ कल के लिए भागना है या पूरे जीवन भागना है। तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट सोचना है। अगर आपको सिर्फ कल के लिए भागना है कि मुझे अपने इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे 100 के 200 के 500 के 1 मिलियन अचीव करना है, उसके बाद कुछ नहीं है मेरे जीवन में, तो आप जाओ। आपको स्टेज पे चढ़ना है, आपको रिप्रेजेंट करना है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो आप लो, आपको कोई नहीं रोक रहा। मगर आपको एक लॉन्ग टर्म का घोड़ा बनना है, जो हम हिंदी में अपने इंडियन कल्चर में कहते हैं कि लंबी दौड़ का घोड़ा बनना है। तो लंबी दौड़ का जब आप घोड़ा बनोगे तब आप कुछ अचीव कर पाओगे अपने लाइफ में। मतलब ये मिथ है कि आपको स्टेरॉइड्स लेने ही पड़ेंगे? बिल्कुल। अगर ये आपको स्टेरॉइड लेने से ही आप फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ कर पाते हैं कुछ, तो मैं भी लेके बैठा होता। मैंने बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जिनका करियर अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ था और उनका करियर अभी ख़त्म भी हो चुका है। जितनी उनकी बॉडी थी वो अब बॉडी अवेलेबल नहीं है उनके पास, और उनकी हेल्थ भी पहले जैसी नहीं है। किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है या किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो ये भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं या ये कोई और रीज़न? हाँ, जैसे अभी मैंने बात करी आपको छोटी दौड़ का घोड़ा बनना है या लंबी रेस का, ठीक है। तो आपने जब एक छोटे प्रोसेस में आपने उस चीज़ पे गए, आपने स्टेरॉइड लिए, ये किया, अब आपको भी दिखे कि वो एक कुछ लोग हैं जो स्टार्ट हुए और एकदम से आ गए नीचे, ठीक है। तो वो आप इसी चीज़ से अपने आसपास भी देख सकते हैं। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी दिखाई दे रहा होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम से बहुत पीक पे गए हैं और उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और ऐसे आजकल बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स भी हैं जो हम देख रहे हैं अपने 30s 40s में उनकी डेथ हो जा रही है ड्यू टू हार्ट फेल, ड्यू टू सम काइंड ऑफ इंजरीज। जो इंजरी बनी उसके बाद उन्होंने कुछ उसको रिकवर करने के लिए किया, बट उनका बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पा रही थी, तो उनकी डेथ हो गई है। तो सबसे पहले आपको मैं आपको वही बात रिपीट करूँगा, आपको पूरी लाइफ चलना है, थोड़े टाइम के लिए चलना है। तो आजकल इन्फ्लुएंसर्स और लोग खुद को नैटी बोलते हैं, उस पर क्या आपका व्यू है? बिल्कुल। आजकल मुझे नाम कमाना है, मुझे दिख रहा है कि लोगों का, जितने भी लोग बैठे हैं, मैं कुछ भी बोलूँगा, इंस्टाग्राम हो गया, जितने भी सोशल मीडिया है, मैं उनको जो भी दिखाऊंगा वो मुझे देखेंगे, ठीक है। उनको बैक साइड में क्या हो रहा है पता नहीं है। लाइक कोई भी अपने आप को नेटी बोल रहा है, कोई भी अपने आप को बोल रहा है कि मैं 16 ईयर्स का हूँ, वो आपको साफ दिख रहा है कि 16 में पॉसिबल ही नहीं है जो चीज़, ठीक है। पॉसिबल है भी तो सिंथेटिकली है, हाँ, नेचुरली तो नहीं। नेचुरली पॉसिबल नहीं है। आप अगर अपने 16 में है तो मसल मैच्योरिटी इतनी नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल उतने हाई पर नहीं होता, वो उस फेज में स्टार्ट होता है। अगर उस फेज में कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है तो आपको 10 दिन में रिजल्ट कैसे दे देगी? आप जिस स्टेज पे अभी आप बता रहे हो, जो एज आपका ग्रुप है, उस स्टेज में स्टार्ट हुई है टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होना, आपकी मसल मैच्योरिटी बनना, उसमें आप बिल्कुल हाई पीक पे हो अपने। हाउ
तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, हमें अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा। इंफॉर्मेटिव जितने भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट है वो समझने पड़ेंगे कि वो सच है या झूठ है। कि हम देख तो रहे हैं कि 16 का है और इतनी अच्छी बॉडी बना ली, फिर हम भी मोटिवेट होते हैं, थोड़े टाइम में पता लगता है कि ये हम अचीव नहीं कर पा रहे, फिर हम डिमोटिवेट होते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमसे तो हो ही नहीं पाता। एक्चुअली में आपसे हो पा रहा है, उनसे नहीं हो पा रहा है। ये हमें गोल समझने की ज़रूरत है कि जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो इंस्टाग्राम पर हैं, कहीं भी सोशल मीडिया पे, उनसे एक्चुअली में नहीं हो पा रहा है, आपसे हो पा रहा है। तो नेटी बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वेल प्रेजेंटेबल? वेल प्रेजेंटेबल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटी अगर आप बोल रहे हैं, नेटी असली रूप में अगर बनेंगे तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर इन्फ्लुएंसर के रूप में बनेंगे तो मैं तो बैक साइड में बैठा हूँ, मैं तो हाथ जोड़ रखा हूँ कि मुझे वैसे वाला बनना नहीं है। तक देखो मैं बहुत सारे जिम्स गया हूँ, ठीक है, बट सब ने यही कहा है कि आपको 3 मंथ्स के बाद या 4 मंथ्स के बाद साइकिल करनी ही पड़ेगी, ठीक है, आपको स्टीरॉइड्स पे जाना ही पड़ेगा। हाँ, तो अगर आपको किसी ने ऐसा बोला है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आजकल जिम्स में क्या माइंडसेट बन गया है। अगर आपको मैं बोल रहा हूँ आपको 3 मंथ 4 मंथ के बाद आपको एक साइकिल चलानी पड़ेगी, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या आपको स्टेज पे खड़ा होना है? नहीं। बॉडी बिल्डिंग करनी है? नहीं। आपको कपड़े उतार के किसी को अपने कट्स दिखाने हैं? ये हो सकता है बॉडी बिल्डिंग के पर्पज से नहीं दिखाने ना। आपको कोई मेडल जीतना है बॉडी बिल्डिंग के पर्पज से, अगर मेडल जीतना है तो आप बिल्कुल लें, ठीक है। अगर आपको अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, आपको अपने काम करना है और अपने आप को फिट रखना है, लाइक आपको अपने बॉडी कंपोजिशन को ठीक करना है। बॉडी कंपोजिशन इज सिंपल, आपका फैट परसेंटेज कितना है बॉडी में, मसल मास कितना है, आपकी बोन डेंसिटी क्या है। आपने जो बॉडी कंपोजिशन की बात करी, एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है मार्केट में कि लोग क्या कर रहे हैं, एक पूरा डाइट प्लान बना दे रहे हैं, ठीक है, कि इसको खाने से आपकी बॉडी रिकम्पोजिट हो जाएगी। तो रिकम्पोजिशन एक्चुअली में वर्क करता है या फिर सिर्फ रिकम्पोजिशन में पॉसिबल है? पॉसिबल क्या, वो तो होता ही है, बॉडी कंपोजिशन बॉडी में होता ही है। बट अगर आपको कोई ऐसे बोल रहा है कि आपको प्री प्लान्ड कोई पहले से प्लान है, आप उसको जस्ट बाय कर लो, तो इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से कोई भी चीज़ बनती है। अगर मैंने सलमान खान का डाइट प्लान मैंने अगर अपनी बॉडी पे सेट करने की कोशिश करी, नहीं होगा, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल अलग है, मेरा लाइफस्टाइल अलग है। मैं हरियाणा से आता हूँ, वो मुंबई या जहाँ से भी हैं, ठीक है, उनके जीन्स अलग है, मेरे जीन्स अलग हैं। तो आजकल बायो हैकिंग, जीन्स टाइप, ये बहुत ज़्यादा मार्केट में है। क्यों? क्योंकि आपने अगर देखा भी हो कि हरियाणा में ज़्यादा मेडल आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हरियाणा का डाइट प्लान अगर मैं मुंबई वालों को दे दूं तो वो क्या उसको वो मेडल ले आएंगे? बिल्कुल नहीं। तो आपका सराउंडिंग क्या है, आपके जीन्स क्या हैं, आपकी उस चीज़ में जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, वो ज़्यादा मैटर करती है। तो इंडिविजुअल किसी पे भी अगर डाइट प्लान चाहिए तो सबका इंडिविजुअल होगा, वर्कआउट सबके इंडिविजुअल होंगे। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हर किसी पे शूट होगी। क्रेटीन लेना चाहिए आपके हिसाब से? क्रिएटिन फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, बट क्रिएटिन इज़ द बेस्ट सप्लीमेंट इन फिटनेस इंडस्ट्री, बिकॉज क्रिएटिन आपका मसल मास बढ़ाता है। क्रिएटिन एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो आपके मसल मास बढ़ाता है और आपको वर्कआउट अच्छे से करने में हेल्प करता है, जिससे आप अपने जब वर्कआउट अच्छे से करेंगे, आप हैवी वेट लिफ्ट करेंगे, तो आपकी जो अभी हमने बात करी बॉडी कंपोजिशन की, वो बहुत अच्छे से चेंज हो पाएगी। तो क्रिएटिन, और ये मिथ है कि क्रिएटिन से किडनी फेल हो जाती है, क्रिएटिन सिर्फ प्रो एथलीट को लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। क्रिएटिन आप कभी भी ले सकते हैं। आपके माइंड सेट में भी, आपका जो मेंटल कंडीशन है, क्रिएटिन उसमें भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो मैंने सुना है क्रिएटिन वाटर रिटेंशन को बहुत हेल्प करता है, बट अगर वाटर रिटेंशन होगा तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ मसल्स में ही होगा, फैट में भी होगा, नहीं, बेली में भी होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्रिएटिन जब काम करता है, क्रिएटिन बेसिकली जो हम क्रिएटिन इनहेल करते हैं, इनटेक करते हैं, क्रिएटिन जो होता है बेसिकली हेल्प करता है आपके एटीपी को फॉर्म करने में, ठीक है, जो एक सोर्स है एनर्जी का मसल के लिए। जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो एटीपी ब्रेक डाउन होता है जब हम यूज़ कर लेते हैं वो एडीपी में, और एडीपी को हेल्प करता है क्रिएटिन एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए, उसे बेसिकली कोरी साइकिल बोलते हैं। तो वो आपकी मसल में ही होता है ये सारा प्रोसेस, और लीवर का और जो ऑर्गन है उसमें हेल्प करते हैं। तो ये फैट और आपके फैट में और ऑर्गन्स में उतना स्टोर नहीं होता एनर्जी, जो वाटर रिटेंशन है, वाटर रिटेंशन है वो आपके सिर्फ मसल्स में होता है।
उससे बेनिफिट क्या क्या क्रिएटिन डेली लेना चाहिए बेनिफिट के लिए? हाँ, क्रिएटिन डेली लेना चाहिए क्योंकि अगर आप वर्कआउट इन गोइंग जिम गोइंग है तो आप ज़्यादा एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं जिम्स में, तो आपके एटीपी ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो रिकवरी के लिए आपको दोबारा एनर्जी चाहिए। तो आप अगर वापस से लिफ्टिंग कर रहे हैं तो मुझे एटीपी ज़्यादा चाहिए और अच्छे से अगर एटीपी बने, क्रिएटिन मैंने इनटेक किया, एटीपी बने तो मैं अच्छे से वर्कआउट कर पाऊँगा। अगर किसी को फैट लॉस करना हो तो सबसे पहली सलाह और पूरी जर्नी कैसी होनी चाहिए? अगर मुझको फैट लॉस करना है तो सबसे पहले मुझे देखना है कि एक्चुअली में अभी मेरा फैट परसेंटेज क्या है, मेरा एक्चुअल में फिटनेस स्टेटस क्या है, मेरा लाइफस्टाइल क्या है। अब मुझे, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं तो आप चीज़ों को एक साथ चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं डाइट को चेंज कर सकता हूँ, अपने जिम को स्टार्ट कर सकता हूँ और अपने लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे अभी हम अगर कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, मैं स्टेयर्स से आया या लिफ्ट से, वो मैटर करता है। ठीक है, अगर मेरे जिम घर से 500 मीटर दूर है, मैं अपनी कार से जा रहा हूँ या बाई वॉक जा रहा हूँ, तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं। साथ में अपने आज से मैं स्टेयर से जाऊंगा। बिल्कुल, तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं। ऐसे कौन से कार्ब्स हैं जो हम डेली में इनटेक करते हैं बट हमें पता नहीं होता, जो हमें रिड्यूस करने चाहिए? जैसे आप सिंपल कार्ब्स बहुत ज़्यादा, हम जैसे अगर मैंने कोई चॉकलेट ली, मैंने आलू की सब्जी खाई, या मैंने कोई ट्रांस फैट खाया, तली हुई चीज़ बेसिकली खाई, तो वो हमें लगता है कि हमने छोटा सा पार्ट खाया है, बट उसके कैलोरीज काउंट जब इंक्रीज हो जाते हैं तो कार्ब से ज़्यादा रिलेट कर रहा है कैलोरीज काउंट। ठीक है, कैलोरीज काउंट अगर हम बढ़ा रहे हैं किसी भी पर्पस चीज़ से, तो वो आपको फैट लॉस करने में रिड्यूस करूँगा। मैं ट्रांस फैट कम कर दूंगा। ठीक है, मैं कार्ब्स इनटेक जो मेरा बेसिक छोटे छोटे पार्ट में हो रहा है वो गायब कर दूंगा, और अगर मैं कोई फास्ट फूड ले रहा हूँ तो वो हटा दूंगा। और फिटनेस लेवल के हिसाब से मैं अपने फिटनेस को धीरे धीरे अपने वर्कआउट शेड्यूल को स्टैब्लिश करना स्टार्ट करूँगा, ग्रेजुअली लोड। ठीक है, तो कैसे बर्न करनी चाहिए? क्योंकि आपने देखा होगा डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, लोग क्या करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या फिर जो ऑफिस भी होते हैं बैठने वाला काम करते हैं, बैक एंड वर्क होते हैं, लैपटॉप पे बैठते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन पे आप बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न नहीं कर पाते क्योंकि आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप पूरे दिन बैठे हुए हो। तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? उसको क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, या फिर क्या उसका, अब वर्कआउट सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, तो डेली स्ट्रक्चर में क्या चेंज करना चाहिए जिससे कि उनका वेट लॉस हो, या फिर आपने देखा होगा बेली फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए क्या सोल्यूशन? सबसे पहले मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा, कैलोरीज आपको देखनी है कि मैं कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहा हूँ और उसमें कुछ ओवर ईटिंग हो रही है या नहीं। सिंपल फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, एक होता है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसमें क्या होता है, जो अगर अभी हम बैठ के नॉर्मली बात कर रहे हैं, अगर मैं सो भी गया, ठीक है, तो मेरी ऑर्गन काम करने के लिए कुछ कैलोरीज बर्न हो रही है। लाइक अगर आप 8 घंटे रात को सोते हैं, 8 आवर्स ऑफ स्लीप, ठीक है, उसमें आपकी अराउंड 400 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। किया तो मैंने कुछ भी नहीं, जिसमें सो रहा हूँ, तो वो होता है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। आप उस पर गूगल पे जाके अपना BMR निकाल सकते हैं, हाइट, एज और अपनी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, आप वर्कआउट क्या कर रहे हो, या मॉडरेट लाइफस्टाइल है, लाइट लाइफस्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग। तो हमने निकाल दिया कि लाइक मेरा 2000 कैलोरीज, 2000 मेरा कैलोरीज BMR आया, और मैं अराउंड 2500 मैं इनटेक कर रहा हूँ। तो दो चांसेस है, अब या तो आप बर्न ज़्यादा करना लग जाओ, कैसे, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दो, ठीक है, क्योंकि ऐड ऑन फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, या आप जो 2500 इनटेक कर रहे हो उसको वापस 1800 पे ले आओ। तो 1800 मैंने इनटेक करी और 200 मैंने बर्न करी, 200 का गैप आ गया। अब वो 200 कहाँ से यूज़ होगी, जो मेरी स्टोर्ड एनर्जी है, तो फैट बर्न हो जाएगा। तो आप दो चीज़ों से चेंज कर सकते हो, या डाइट को कंट्रोल कर लो या वेट को। अगर आप इसका कॉम्बिनेशन लेके चलते हो तो ये बहुत बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ड्यूरिंग पूरी लाइफ अपने आप को हेल्दी रखना है। मैं अगर डाइट में बहुत ज़्यादा कट आउट कर देता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा आगे भी उसके चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है, जो डिसएडवांटेज हैं उसकी। अगर मैं बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में चला जाऊँगा, तो हमें फिजिकल के रूप में बढ़ा देनी चाहिए। क्यों? उससे आप हेल्दी बनोगे, आपकी मसल ग्रोथ होगी, आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी इंक्रीज होगी, एंड्योरेंस इंक्रीज होगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। वो डिपेंड करता है कि आप वर्कआउट क्या फॉलो कर रहे हो। और वर्कआउट अगर कोई ना करता हो, वर्कआउट ना करता हो तो सिंपली बताया मैंने आपको कि 200 आपकी 2000 आपकी नॉर्मली बन हो रही है, आप 1800 पे आ जाओ, 200 बन होती रहेगी। तो आपने कुछ लोग देखे होंगे जैसे वो खाते भी हैं, रूटीन भी फॉलो करते हैं,
ना तो उनका वेट गेन होता है ना ही उनका वेट लूज होता है, तो फिर वो क्या कंडीशन होती है? बेसिकली बॉडी टाइप होते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड के, 3 टाइप्स होते हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। अगर आप एक्टोमॉर्फ हैं तो आपने देखा होगा कुछ लोग कुछ नहीं खाते और वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत कुछ खाते हैं और वो बिल्कुल मोटे नहीं होते। तो जो बिल्कुल मोटे नहीं होते वो होते हैं एक्टोमॉर्फ, जो बिल्कुल पतले रहते हैं और लंबे लंबे होते हैं, पतले रहते हैं। और एक होते हैं जो मोटे हो जाते हैं, कुछ नहीं खाते, वो होते हैं एंडोमॉर्फ। और एक होते हैं मेसोमॉर्फ, जो कुछ खाते भी और नहीं भी खाते, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर उनकी बॉडी एथलेटिक टाइप रहती है, मतलब उनके शोल्डर ब्रॉड होंगे, स्टमक एरिया थोड़ा सही होगा। तो ऐसे 3 टाइप्स के होते हैं। तो ये जो चेंज है, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो सकते, थ्रू प्रोसेस बहुत इजीली चेंज हो जाते हैं, बट आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आप ढंग से चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप अगर एक्टोमॉर्फ हैं तो आप मेसोमॉर्फ में बहुत इजीली आ सकते हैं। अगर आप एंडोमॉर्फ में आप बहुत मोटे हैं तो आप मेसोमॉर्फ में आ सकते हैं, क्योंकि सबसे सही मेसोमॉर्फ माना जाता है जो एथलेटिक है। ठीक है, तो आप दोनों केस में आप सेंटर में आ सकते हैं, मेसोमॉर्फ में आ सकते हैं, बट डिपेंड कि आप चीज़ों को फॉलो कैसे कर रहे हैं और आपका शेड्यूल क्या है। हो सकता है कुछ लोग कहें कि मैं बहुत तरीके से फॉलो कर रहा हूँ बट नहीं हो पा रहा, तो वो आपको लग रहा है ना कि आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो, क्या पता ना कर रहे हो, क्योंकि आपने गाइडेंस कहाँ से ली है, आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है इस चीज़ को लेके डॉक्टर्स में और हेल्थ एक्सपर्ट्स में, ठीक है, कि मैस्टरबेशन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो बुरा होता है, आप चाहे नॉर्मली करो या स्केड्यूल के अकॉर्डिंग करो। ठीक है, तो डिबेट है सेक्स वर्सेस मैस्टरबेशन। अगर ऐसा होता कि मतलब कोई रिसर्च हुई है इस पे? अभी तक तो कोई रिसर्च फिर अगर किसी बेस पे रिसर्च नहीं हुई है ना, तो कुछ भी कह लो, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ हम बैठे हैं वहाँ भी गड्ढा हो जाएगा। ठीक है, या मैं अभी बैठा हूँ तो थोड़ी देर में मैं उड़ जाऊँगा। जब तक कोई चीज़ प्रूफ नहीं होएगी किसी वैलिड पॉइंट के साथ, तब तक उस पर कोई भी अगर कोई कुछ भी कह रहा है तो वो वैलिड पॉइंट नहीं है। तो आप कितनी भी डिबेट करते रहो, अगर आपके पास रिसर्च नहीं है, आपके पास वैलिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि मैं एक स्कॉलर हूँ तो मैं रिसर्च के बेसिस पे बात करता हूँ। आपके अकॉर्डिंग इन दोनों में से क्या बेटर है हेल्थ के लिए? हेल्थ के लिए बेटर, अब मान लो कि किसी के पास किसी की शादी ही नहीं हुई, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई बेटर है कि आप जाके सेक्स कर लो। हाउ इट इज़ पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है ना चीज़। ठीक है, तो आपको डिपेंड करता है ये सारे सर्कमस्टांसिस पे, ठीक है, ये सारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसमें कुछ बेटर और कुछ डिसबेटर नहीं होता है। क्या कोई एज क्राइटेरिया भी है इस चीज़ का? एज क्राइटेरिया सिंपल सी प्यूबर्टी जब आ जाती है, ठीक है, जब बच्चा एडोलसन में आ जाता है तो खुद भगवान ने एक सिग्नल दे रखा है फीमेल्स में, ठीक है, मेंस में भी एक सिग्नल है, बट मेंस में उतना ज़्यादा वो फॉलो नहीं होता, ठीक है, बट प्यूबर्टी फीमेल में तो पता ही लग जाती है, थ्रू मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनके स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप देखोगे पहले के, मगर वो एक सही प्रोस्पेक्टिव नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हम देखें कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन अराउंड 14 से 15 के बीच में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम एक उसको सही वो नहीं मान सकते, बट अभी जो सरकार ने बना रखा है कि 18 तो वो हम कह सकते हैं एक नॉर्मल वे है, बट जिस तरीके से अगर चीज़ें चेंज हो रही है, शायद एक मेंटल स्टेबिलिटी प्रिवेंट करने के लिए भी वो बेसिकली क्या है कि आपको सोचने समझने की शक्ति आ जाती है, आपको पता है कि क्या अच्छी चीज़ है और क्या बुरी चीज़ है, किस चीज़ का क्या प्रोसेस है और क्या नहीं है। ठीक है, और मैं जब ये प्रोसेस कह रहा हूँ तो सबको लग रहा होगा कि ये कोई प्रोसेस थोड़ी होता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस, अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो भगवान ने बनाया क्यों? बिल्कुल, औरत होती, फीमेल होती, 20 के बाद बच्चे हो जाते, कि हर के सिस्टम बांध देते कि 2 बच्चे होने, तो ये एक प्रोसेस ही तो बनाया ना भगवान ने। मैं ब्रीथ इनहेल कैसे कर रहा हूँ, वो ऑर्गन्स में कैसे यूज़ हो रही है, ये भी एक प्रोसेस है ना, भगवान ने बनाया है। ठीक है, भगवान ने, मैं ये नहीं कहता भगवान ने बनाया किसी, ये एक साइंस है ना, एक साइंस फाइंड आउट हुई, तो ये एक प्रोसेस हुआ थ्रू साइंस के साइंटिफिक तरीके में। अब भगवान या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट हम ये मान लेते हैं कि भगवान ने बनाया। आपको याद होगा कि पहले के टाइम पे हमने काफ़ी सारी मूवीज़ ऐसी देखी हैं जिसमें गुरुकुल होते थे, 25 की एज तक उनको ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता था कि आप किसी भी बेसिकली लस्ट
के वर्क में या फिर उस फीलिंग में नहीं आएंगे, तो उसका क्या रीज़न होता था बेसिकली? कि मेंटल डेवलपमेंट हो या फिर क्या हो सकता है? देखो, अभी हमने बात करी कि पहले गुरुकुल होते थे 25 या 20, जो भी एक सर्टेन एज होती थी, उससे पहले ऐसे कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं आपके दिमाग में एक थॉट डालूँ ही नहीं, आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, मैं आपको अगर बोलूँ अभी फिनलैंड में एक सिटी है ट्रुकेंडो, आप उसके बारे में कोई प्रोसेस कर सकते हो? आपका दिमाग, जब आपको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो आप उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। तो जब एक बच्चा गुरुकुल में जाता था, इन चीज़ों में फैमिली बैकग्राउंड में रहता ही नहीं था, इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, तो जब आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं आएगा ना, आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं लगेगा। बिजनेस माइंडसेट के जो बच्चे होते हैं, जो फैमिली बैकग्राउंड में बिजनेस होता है, उनके सब बच्चे बिजनेस क्यों करते हैं? क्योंकि उनके माइंड में थॉट्स वैसे आ जाते हैं सराउंडिंग के थ्रू। अब एक जो जिनके घर में जॉब कर रहे हैं सब, उनके दिमाग में बिजनेस नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि थॉट प्रोड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि माइंडसेट वैसे नहीं बना। तो जब गुरुकुल में बच्चे को पता ही नहीं है ये चीज़ें, तो ये होता था कि आप उस टाइम पे एक फोकस तरीके से अपने, क्योंकि राजा हो आपको राजा बनना है, ठीक है, आपको अपनी शिक्षा ग्रहण करनी है, तो आप एक जगह पर फोकस हो। आपके एक घोड़े की नाल, जैसे हम बात करते हैं हिंदू उसमें, कि घोड़े की नाल बांधी, आपको एक ही चीज़ दिखनी चाहिए। अर्जुन को जैसे सबको उस चिड़िया में जब तीर मारा था तो सबको पूरी चिड़िया दिख रही थी, पेड़ दिख रहे थे, सब कुछ दिख रहे थे, अर्जुन को सिर्फ उसकी आंख दिख रही थी, तो उसका फोकस क्लियर था, तो वो सबसे बड़ा धनुर्धर बना, ठीक है। तो उस टाइम पे प्रोसेस था कि मुझे जंग लड़नी है, क्योंकि आज के टाइम पे जो सिस्टम है कि सब चीज़ें फॉलो हो रही हैं कि आप कैसे जीतोगे, इलेक्शन होंगे, ये सब होंगे। पहले जब आप बंदे को मार दोगे ना, सामने वाले को, तब आप जिंदा रहोगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता था। तो आपको उस चीज़ पे फोकस नहीं दोगे तो आप मर जाओगे। तो वहाँ पर आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी था। तो ये एक प्रोसेस था उस टाइम पे। कैलिस्थेनिक वर्कआउट कैसा लगता है आपको, और वो बेटर है या वेट ट्रेनिंग बेटर है? दोनों का अलग अलग मॉड्यूल है। अगर सिर्फ मुझे एक करने के लिए बोला जाएगा तो एज पे भी डिपेंड करता है। अगर आप अराउंड 40+ हैं तो आपके लिए जिम बेटर है। अगर आप 28 या ऐसे कुछ में अपना, तो कैलिस्थेनिक बेटर है, अगर एक ऑप्शन मिलेगा। और कॉम्बिनेशन मिलेगा तो बहुत वेल एंड गुड है। कैलिस्थेनिक वर्कआउट से एक्चुअल में इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। आपकी बॉडी, आप अपनी बॉडी को सबसे पहले समझ पा रहे हो, अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहे हो, तो जिसमें आप अपनी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो, वो बैलेंसिंग प्रोवाइड करवाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, मोबिलाइजेशन प्रोवाइड करेगा, और सबसे बेसिकली आपको आपकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। तो दोनों ही बहुत बेटर है, बट आपको का गोल क्या है, टारगेट क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। ऋतिक रोशन या तेरे नाम का सलमान, किसकी बॉडी बेटर है? ऋतिक रोशन या मैं ऋतिक रोशन के उसमें जाना चाहूँगा, क्योंकि वो बढ़िया है, हाइट भी बढ़िया है, दिखता भी बढ़िया है, तो ऐसे। सलमान भाई हिरन के पीछे ज़्यादा रहते हैं। वो तो हम कुछ कह नहीं सकते उसके पर्पस में। प्री वर्कआउट में चाय, कॉफ़ी या फिर पानी प्लस नमक, क्या बेटर रहता है? वैसे अगर आप प्री वर्कआउट में देखेंगे तो कैफीन में आप कॉफ़ी ले सकते हैं, बट ड्यूरिंग द वर्कआउट आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम चाहिए, तो पानी प्लस आप ड्यूरिंग द वर्कआउट पानी विद सॉल्ट, वाटर विद सॉल्ट ले सकते हैं। अगर पानी में ज़्यादा सॉल्ट हो तो उसका इफेक्ट क्या होता है? आपकी बेसिकली सोडियम ज़्यादा हो जाएगा आपकी बॉडी में, तो उससे आपको अक्सर, मैंने जी बात करी, जैसे अभी मैंने बात करी, कोई भी चीज़ अगर एक्सेसिव वे में है तो वो डिसएडवांटेज है, ठीक है। आप उसको एक न्यूट्रल वे में ले सकते हैं। गो टू इंडियन प्रोटीन का सोर्स क्या है? अंडा, एग, पनीर, क्या? वैसे अगर हम कोई एग्स खाता है तो एग, अगर एग नहीं खाता तो सोया चंक, पनीर। अगर किसी को दूध से जो हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? लैक्टोज इंटॉलरेंट। हाँ, अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो पनीर इज बेटर सोर्स, वरना सोया चंक्स, टोफू, ये सब है। टोफू, हाँ, सोयाबीन वर्सेस टोफू, क्या बेटर है? टोफू। क्यों? क्योंकि टोफू एक रिफाइंड फॉर्म है सोया चंक्स और इन सब का, ठीक है। आप उसमें रिफाइंड फॉर्म निकाल दी उसकी, तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी जो सोर्स हैं उसमें सोया चंक्स में, वो आप उसमें से रिमूव कर। बट मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन तो उसका ऑयल ही होता है ना। तो मेजर सोर्स जो उसमें प्रोटीन इंटेक जो भी है ना, वो जब आप टोफू बनाते हैं तो उसमें आप उसके, टोफू बेसिकली वाटर और उससे बनता है, कि आप सोया चंक्स का वाटर निकाल के उसका कुछ जो आपने बताया ऑयल, तो उसी के ही एक प्रोडक्ट है। आपके हिसाब से विंटर गियर एसेंशियल क्या है हेल्थ के लिए?
थर्मल बेनीज या फिर हैंड वार्मर्स, इनका कोई साइड इफेक्ट है? नहीं, थर्मल्स आप वेयर कर सकते हैं। बेसिकली जिस भी सराउंडिंग में आप हैं और जैसी बॉडी आपकी अडेप्ट कर चुकी है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी को वेट लॉस करना है तो उसके एक्चुअली में कितने स्टेप्स होने चाहिए? बेसिकली इस पे एक रिसर्च है जिसमें 10K का जो अभी पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, 10K जो स्टेप्स हैं वो आपके लिए बेस्ट है। और किसी को स्ट्रेस रिकवरी करनी है तो उसके लिए क्या ज़्यादा बेटर रहता है, स्ट्रेचिंग, वॉकिंग या फिर नैप? अगर किसी को स्ट्रेस रिलीव करना है, बेसिकली डिपेंड कि स्ट्रेस वर्कआउट का स्ट्रेस है या स्ट्रेस मेंटली स्ट्रेस है। अगर मेंटली स्ट्रेस है तो नैप ले लो, अगर फिजिकली स्ट्रेस है तो स्ट्रेचिंग कर लो। ठीक है। चीट डे के ऊपर आपका क्या सोचना है? बेसिकली अगर आप चीट डे, ऐसा कोई वो नहीं है कि ये बहुत गलत चीज़ है, बिकॉज 20% आपके इन्जॉयमेंट के लाइफ में होने चाहिए जिसमें आप अच्छा खा सकें, अपने मन की पूरी कर सकें। और 80% जो आप फॉलो कर रहे हैं, तो 20% में आप जो चीट डे है उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें भी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रख लें कि ऐसा ना हो कि चीट डे में बिल्कुल ही ओवर ईटिंग हो जाए। खाओ बट जितनी भूख हो बस। वीक में कितने चीट डे होने चाहिए? वीक में कितने चीट डे होने चाहिए फिर से डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल कि उसका बॉडी टाइप क्या है और उसका गोल क्या है और कितने टाइम में अचीव करना है। चीट मील कौन सा अच्छा रहता है, पिज़्ज़ा, बिरयानी या फिर जलेबी रबड़ी? अगर देखो ये डिपेंड करता है, लाइक मैं वेजिटेरियन हूँ, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो जलेबी और रबड़ी बात करूँगा। अगर कोई ऐसा है जो नॉन वेजिटेरियन खाता है और ऐसे, वो बिल्कुल बिरयानी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बिरयानी खाए। अगर कोई होम वर्कआउट कर रहा है तो रेजिस्टेंट बैंड्स, पुल अप बार्स या फिर योगा मैट कंपलसरी है? ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, बट अगर ये होंगे तो आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर पाएंगे। आप रेजिस्टेंस की हेल्प मिलेगी आपको, बॉडी वेट से एडिशनल वेट मिल जाएगा। योगा मैट ऐसा कुछ नहीं है कि योगा मैट आजकल फैंसी वो बन गया कि योगा मैट, तो योगा मैट ऐसा कोई कंपलसरी है नहीं। बट अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड है तो बहुत अच्छा है। हर इन्फ्लुएंसर एक 8 रुपीज़ की गोली बता रहा है हर रील में अपनी कि फ़ैट लॉस करना है तो आप ये ले लो, पानी की तरह फैट जाएगा। तो वो क्या है? बेसिकली पानी की तरह फैट जाएगा तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रोसेसिंग क्या है, कि पानी की तरह फैट जाएगा कैसे। ठीक है, तो अगर मैं बैठा हूँ, फैट क्या कट के निकल जाएगा? सोचो, नहीं। तो ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन होगा? बैठे बैठे बॉडी को किसी ऑर्गन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो क्या लॉन्ग टर्म में उसको अगर आप ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो हेल्दी है या अनहेल्दी है, ये समझना पड़ेगा। तो हमें बेसिकली समझना चाहिए कि जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम इन्फ्लुएंसर के बेस पे या कैप्सूल फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में ले रहे हैं, तो एक्चुअली में वो प्रोसेस कर कैसे रहा है। ऐसा कुछ आता है वैसे मार्केट में आपके अकॉर्डिंग? मार्केट में बहुत कुछ आता है। मार्केट में ऐसा भी आता है आपको बैठे बैठे फिट कर देंगे, सीधा जितना भी फैट है ऑपरेशन के थ्रू आपका फैट परसेंटेज गायब कर देंगे, वो लिपोसक्शन। ठीक है, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट में सब कुछ है। बट आपको क्या चाहिए? आपके जिम बैग में ऐसे कौन से 3 आइटम हैं जो होने चाहिए? सबसे पहले वाटर बोतल, सेकंड आपके जिम गियर्स। अगर आप कोई ऐसा वर्कआउट कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास गियर होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल रेपिटेशन पे वर्क करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली होने चाहिए। एक बेस्ट फैट बर्नर जो सब ले सकते हैं, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेस्ट हैवी तो मिनिमल है। बहुत बढ़िया। बेस्ट फैट बर्नर है कि आप कैलोरी डेफिसिट में आए और बहुत बढ़िया वर्कआउट करें। ठीक है, स्लो इंटेंस पे कार्डियो करें, ठीक है, आफ्टर योर वर्कआउट, उससे आपका फैट बर्न होगा। मैं किसी भी गोली का, किसी भी टैबलेट फॉर्म का मैं प्रमोशन नहीं करता और मैं किसी को सजेशन नहीं देता। कार्डियो स्लो होना चाहिए या इंटेंस होना चाहिए? नहीं, देखो क्या होता है, बॉडी में 3 टाइप्स के एनर्जी सिस्टम काम करते हैं। ठीक है, उसमें जब फैट बर्न होता है वो काम कब करता है? जब आप स्लो पेस पे एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप कोई भी चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप छोटे टर्म के लिए, लाइक मैं लिफ्ट मार रहा हूँ, डेड लिफ्ट मार रहा हूँ, मेरे को 3 reps
reps करने हैं, 5 reps करने हैं, तो उसमें मैं ATP सिस्टम का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ATP CP का, ठीक है। और अगर मैं उससे ज़्यादा मैं 400 मीटर रन कर रहा हूँ तो उसमें ऑक्सीडेटिव सिस्टम एक्टिव होता है। तो सिस्टम एक्टिवेटेड फैट बर्न वाला कब होता है? जब आप स्लो पेस पे एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ट्रेनिंग करते हैं। और अगर आपको कोई सप्लीमेंट या कंपोजिट सजेस्ट करना पड़े फैट बर्निंग के लिए तो क्या हो सकता है? फैट बर्निंग के लिए मैं क्रेटीन, प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन, आइसोलेट या मोनोहाइड्रेट Isolate. बेटर रहता है? मोनोहाइड्रेट क्रेटीन आता है, मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। प्रोटीन आइसोलेट क्यों? उसमें कैलोरीज कार्ब्स बहुत कम होते हैं, प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो आपको अगर लीन बॉडी फॉर्म करनी है, आपके पॉकेट फ्रेंडली है कि आप आइसोलेट ले सकते हैं, तो यू गो फॉर द आइसोलेट। और अगर किसी को पॉकेट फ्रेंडली ना चाहिए हो, जल्दी रिजल्ट चाहिए हो, तो जिसका साइड इफेक्ट ना हो? अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो मेहनत ज़्यादा कर लो, ठीक है। और जल्दी का मतलब भी ये नहीं कि 1 महीना, ऐसा 1 महीने में आप फैट परसेंटेज कम हो जाएगी, बट आप मस्कुलर और ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल बॉडी शेप में आ गए। क्योंकि सबसे पहले माइंडसेट रहता है जिम में जाने से पहले, हम जिम में घुसे कि मुझे फैट लॉस करना है या मसल गेन करना है सबसे पहले। बट एक्चुअली में हमारा होना चाहिए कि मेरी बॉडी की मूवमेंट कैसे अच्छी हो, मेरा फिटनेस लेवल कैसे अच्छा हो, मेरा बायोमैकेनिक्स कैसे अच्छा हो। मूवमेंट मैकेनिक ठीक हो गया तो फैट लॉस, मसल गेन इज अ गिफ्ट ऑफ दिस ऑल या प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो सिंपली आपको अपना टारगेट पहले सही सेट करना है कि मुझे फैट लॉस और मसल गेन से पहले मुझे अपना बायोमैकेनिक्स ठीक करना है। क्योंकि अगर मैंने बॉडी तो बना ली मगर 50 के बाद मैं बेड से उठ ही नहीं पाया, तो मैं स्टेज चढ़ ही नहीं पाया, तो मैं वॉक कर ही नहीं पाया, तो अब मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। मैं आपके 1 महीने में रिजल्ट दे दूंगा, ठीक है, बट आपका फ्यूचर खराब कर दूंगा। और मैं एक और अच्छा ऑप्शन देता हूँ, रिजल्ट स्लो आएंगे बट आपका फ्यूचर तक आप बहुत अच्छे रहोगे। तो आप क्या चूज करना पसंद करोगे? कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? अगर आप ऐसे बात कर रहे हैं तो हमें काम भी नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल, फ्यूचर के रिजल्ट चाहिए होंगे सबको। बिल्कुल। तो ये माइंडसेट पहले सेट करना है, उसके बाद हमें कोई भी काम करना चाहिए। ठीक है। मैंने देखा है जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती हैं कि उनको बस्ट इंक्रीज़ करना है, या फिर वो बहुत ऑब्सेस्ड होती हैं कि उनका हेल्थ में ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, ठीक है, फिगर ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो वो क्या है एक्चुअली में? बेसिकली अगर हम देखें हमारे एशियन टाइम से गर्ल्स फॉर ब्यूटी, मेंस फॉर वेल्थ, ये डिफाइन कर दिया है सोसाइटी ने, ठीक है। तो एक माइंडसेट बन गया है कि अगर हमको हमारे रिप्रेजेंटेबल बनेंगे तो हम किससे बनेंगे? अपनी बॉडी से। आदमियों में क्या माइंडसेट आ गया है, अगर मेरे को कुछ करना है और मेरे को कोई भी चीज़ लोग पसंद करे तो मेरे पास क्या होना चाहिए? पैसा, वेल्थ। तो माइंडसेट एशियन टाइम से फिक्स आ रहा है। तो इसकी वजह से अभी भी वही है। मैं भी सोचता हूँ कि जब मेरे पास पैसा होगा तो लोग मुझे ज़्यादा जानेंगे, ठीक है। तो पूछेंगे मेरा बाबू कैसा? हाँ, गर्ल्स में है कि हमारे जितना अच्छा हम दिखेंगे, जितना मेरा विजुअलाइजेशन या जितना मेरा अपीयरेंस अच्छा होगा, उतने मुझे अच्छे लोग मेरे से बात करेंगे, मेरे से लोग अट्रैक्ट होंगे। तो ये बेसिकली इसकी वजह से माइंडसेट जो पीछे से बनता आ रहा है, ये सब उसकी वजह से। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनको हेल्थ कोच बनना है, जिनको स्टार्ट करना है बिजनेस अपना एज अ हेल्थ कोच। तो आप क्या सलाह देते हो उनको, कैसे सक्सेसफुल होना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने अप्रोच सेट करनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमें एजुकेशन बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अपना एजुकेशन बेस प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल बोथ। जी। प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकली बहुत आपको अपना अप्रोच सही करनी पड़ेगी। तो आपको सीधा एंटर नहीं कर जाना फॉर द अर्निंग। आपको पहले अपना एजुकेशन स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपना प्रैक्टिकलिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके बाद जब आपकी मार्केट में डिमांड आएगी, आप उसके जब आपको लोग देखेंगे कि हाँ भाई ये कुछ अलग है, ये नॉलेजेबल पर्सन है, तो आपको लोग अपने आप आपको हायर करेंगे या आपकी डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में। तो आप अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। और किसी को हेल्थ के लिए क्लाइंट चाहिए, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कम क्लाइंट है, फिर सेकंड कैटेगरी आती है जिन पे ज़्यादा क्लाइंट है, और वो लोग जो पीक पे हैं। तो जिनके पास कम है उनको क्या करना चाहिए क्लाइंट लाने के लिए? जिनके पास कम है, सबसे पहले देखना चाहिए क्या उनमें कोई कमी तो नहीं है।
मे भी हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल, मे भी हो सकता है जो उनके पास नॉलेज हो, मे भी हो सकता है कि उनकी अप्रोच इतनी अच्छी ना हो। अप्रोच इन द सेंस जहाँ पर वो बैठ रहे हैं, लाइक मैं अगर किसी जिम में 1000 रुपये फीस है, मैं से एग्जांपल लेता हूँ, तो क्या वहाँ पर कोई $1 मिलियन वाला आदमी आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे अपना सराउंडिंग भी चेक करना चाहिए, मुझे अपने आप को चेक करना चाहिए, फिर सराउंडिंग चेक करना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कुछ इतने वेल क्वालिफाइड नहीं है बट उनकी सराउंडिंग से उनको बहुत अच्छा काम मिल रहा है। तो आपको, अगर आपका बहुत अच्छा है कि आपके अपने अपने पेरेंट्स पे काम किया, आपने अपनी एजुकेशन पे काम किया, तो आपको अपनी सराउंडिंग पे काम करना चाहिए उसके बाद। और जैसे ही आप सराउंडिंग चेंज करेंगे और आपके पास नॉलेज है ना, आपको बढ़िया सराउंडिंग वाले वैसे ही ले लेंगे। बस आपको ट्राई करना पड़ेगा कि उनमें एंटर कैसे करें। वो आप तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, आपको एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा। तब एक बार जब आप एंटर कर गए उसके बाद आप बूस्ट ही बूस्ट। क्लाइंट को कैसे कन्विंस करना चाहिए हेल्थ इंडस्ट्री में? क्लाइंट को कन्विंस आप ऐसे एज एन अप्रोच करेंगे तो सबसे पहले क्लाइंट का माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे फिटनेस में काम करना है या मुझे हेल्दी होना है। सबसे पहले वो, क्योंकि मैं कितना ही किसी को पुश कर लूँ, ठीक है, जब तक खुद के दिमाग में, सामने वाले के दिमाग में नहीं आएगा मुझे फिट होना है, तो आप कुछ भी कर लो नहीं कर पाओगे। सेकंड, अगर उसके दिमाग में आ गया तो आपको देखना है कि उसके वीक पॉइंट क्या है। अगर मैं आपके वीक पॉइंट क्लैरिफाई कर पाया, लाइक आपको अगर कोई डाइट प्लान चाहिए, आप किसी से ले रहे हैं, आपको वर्कआउट करना है, आप पहले से किसी से ले रहे हैं, मैं कुछ को आपको कुछ ऐसे 5 पॉइंट बताऊं, ठीक है, जो आपकी बॉडी से रिलेट हो जाएं और आप अपने बॉडी में फील कर पाएं, तो आप उस कोच को छोड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे या नहीं? नहीं हो जाएंगे। क्यों? आपके पास इमोशनल सपोर्ट तो था, बट आपको अपने अपीयरेंस पे अगर बहुत वैसे काम करना है तो धीरे धीरे जब आपको मसल करेक्शन पता लगेगी ना आपकी, कि मैं आपको बताऊं कि आपकी मसल में क्या वीकनेस है, आपके कहाँ पर कमी आ रही है, और लास्ट कोच ने नहीं बताया होगा, तो आज नहीं कल आप धीरे धीरे जब आपका सेम चीज़ें चलेंगी ना, तो आप मेरे को आगे फ्यूचर में अप्रोच करेंगे ही करेंगे। तो फिर तो चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा है। बिल्कुल। ऐसे कौन से ऑब्जेक्शंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हेल्थ इंडस्ट्री में आपके क्लाइंट को कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा इशू लाती हैं? क्लाइंट को कन्वर्ट करने में सबसे पहला इशू आता है कि क्लाइंट का माइंडसेट नहीं है। अगर क्लाइंट का माइंडसेट है तो हो सकता है कि जो उनको चाहिए, अगर आप किसी भी बिजनेस को करते हैं तो सबसे पहले हमको जानना है कि जो कस्टमर है उसको चाहिए क्या। अगर मैंने ये समझना स्टार्ट कर दिया कि किस कस्टमर को क्या चाहिए, आपको वेट लॉस करना है, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, नहीं जी मैं आपको हैंडस्टैंड पुशअप सिखाऊंगा, नहीं जी मैं आपको मसलब सिखाऊंगा, मैं आपको एजुकेटेड करता करता आपके गोल पे काम करूंगा। अगर आप कन्वर्जन में आपका माइंडसेट आ गया, अगर मेरी एजुकेशन जो आपको मैं एजुकेट कर रहा हूँ, तो आप वो चीज़ सीख सकते हो। मगर मैं अपनी चीज़ें आप पे थोपूंगा तो आप कभी भी नहीं काम कर पाओगे। लाइक सेम बिजनेस में अगर मैं किसी को टॉफ़ी बेचना चाहूँगा, लाइक मैंगो की टॉफ़ी बेचना चाहूँगा, उसको चॉकलेट चाहिए, तो मैं हो सकता है कि उसको समझा के पूरा पहले इन्फॉर्मेशन देके तो मैं टॉफ़ी खिला सकता हूँ उसको मैंगो की, बट मैं चॉकलेट पे ऐसे नहीं कर सकता कि आप चॉकलेट मत खाओ। वो पहले जिद करेगा 100% अपने चॉकलेट को अचीव करने की। अगर उसको जब दिख रहा है कि मैं एजुकेट करके उसको समझा पाया तो मैंगो की टॉफ़ी आ जाएगी। माइंडसेट और स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा मतलब। बिल्कुल, बट उसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं एक बार अप्रोच किया हो गया नहीं आया ख़त्म। आपको अपनी एज एन ट्रेनर, एज एन कोच, एज एन बिजनेसमैन आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और जिस भी क्लाइंट के लिए आप जा रहे हैं उसको एजुकेट करना पड़ेगा। आपका क्लाइंट अगर आपको पहली बार में आंसर ना दे, आप फॉलोअप कैसे करते हो उसको? अगर मुझे कोई क्लाइंट अपना फॉलोअप, अगर कोई मुझे क्लाइंट आंसर ना दे, ठीक है, तो मैं जस्ट एजुकेट करूँगा उसको, ठीक है, एजुकेट इन द सेंस मैं किसी को ऐसे नहीं क्यों कहूँगा कि आप वर्कआउट कर लो। मैं कुछ हो सकता है अपनी इन्फॉर्मेशन वीडियो उस तक पहुँचा दूँ, ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुँचाई, तो जब भी उसके माइंड में क्लिक करेगा कि आज मेरे से ये पॉइंट रिलेट हो गया, तो उस दिन वो मेरे पास आ जाएगा। लाइक अगर कोई मोटिवेशनल वीडियो है या इंस्पिरेशन, मोटिवेशन तो नहीं, इंस्पिरेशन कोई स्पीकर है, ठीक है, कभी आप देखना कोई वो वीडियो डालता है ना, तो ऐसा होता है कि जो मैं सोच रहा होता हूँ मैं अपने आप रिलेट कर लेता हूँ। मुझे लगता है ये वीडियो मुझे मेरे लिए डाली है, साइकोलॉजिकल ट्रिक, साइकोलॉजिकल, मैं उसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेता हूँ, बट ऐसा होता तो नहीं है, वो मेरे को जानता भी नहीं है जी, है ना, बट मुझे लगता है ये मेरे लिए डाली है। तो आपके फिटनेस बिजनेस में अभी तक ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आपको आई हैं
और जैसे आपने स्केल करा है इतना, तो क्या मेथड आपने यूज़ करा? बेसिकली सबसे पहले लोगों को समझाना कि आपको वेट लॉस नहीं करना, आपको बॉडी कंपोजिशन चेंज करना है। क्यों? मसल मास जितना होगा उतना अच्छा आपके इन फ्यूचर के लिए रहेगा, ठीक है? क्योंकि मसल मास आपको आपने सुना होगा रिवर्स एजिंग, बायो हैकिंग। तो रिवर्स एजिंग, बायो हैकिंग, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये आप आपके बायोलॉजिकल एज चेंज कर देते हैं। कैसे? आपके टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो भी हम आजकल रिस्ट बैंड आ रहे हैं, डाइट के अच्छी चीज़ें आ रही हैं, आपको वर्कआउट के बहुत अच्छे मॉड्यूल मिल रहे हैं। इन चीज़ों से जब आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, इन चीज़ों को फॉलो करके स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी आप जैसे इम्प्रूव करते हैं, तो जैसे जैसे ये क्वालिटी इम्प्रूव होती है, आपकी रिवर्स एजिंग स्टार्ट हो जाती है। आपकी जो एज है तो वो तो 40-50 जितनी भी है वो रहेगी, बट आपकी बायोलॉजिकल एज, जो आपके इंटरनल ऑर्गन की है, जो आपकी मस्कुलरिटी की है, वो एज इम्प्रूव हो जाएगी। इम्प्रूव कैसे? इम्प्रूव यहाँ पर जब कम होता है तो इम्प्रूवमेंट होती है। बिजनेस में जब नंबर्स बढ़ते हैं तो इम्प्रूवमेंट होती है, एज में जब नंबर घटते हैं तो इम्प्रूवमेंट होती है। 50 की है और बायोलॉजिकल जब एज कम हो गई तो मेरी इम्प्रूवमेंट होगी। क्यों? मेरे पास 10 साल प्लस हो गए। कैसे? मेरी 50 की एज है, बट मेरी बायोलॉजिकल एज जो मैंने मेहनत करके काम करके अपने ऊपर, वो मैंने 40 कर ली, तो मेरे पास 10 साल बढ़ गए। मेरा इनकम है ईयरली अराउंड 1 करोड़, तो मेरे पास 10 करोड़ रुपए बढ़ गए। सिंपल 10 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में प्लस हो चुके हैं। बहुत सिंपल है बट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो बस इसीलिए रिवर्स बायो हैकिंग मतलब आपने हैक कर लिया अपनी एज को, अपने लाइफस्टाइल को, फॉर द बेटरमेंट। अभी रेवेन्यू कितना है आपका? रेवेन्यू एज एन हम डिस्क्लोज वैसे एक काम करते हैं, मैं एक नंबर बताऊंगा, एक रेंज, आप बताना हाँ या ना। डन। ठीक है। मैं अगर गाड़ियों में बात करूं तो अराउंड दिस वन आई लाइक। मैं आईफोन में बात करता हूँ, क्योंकि आज गाड़ियों में करो आप, गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद है मुझे। आईफोन का ज़्यादा क्रेज आ चुका है, मगर अगर मैं ईयरली बात करूँ तो मैं प्रो मैक्स के अराउंड 50 फ़ोन्स बाय कर सकता हूँ। गाड़ियों में बात करते हैं। ओके, कौन सी गाड़ी? अब आप बात करेंगे, हम छोटी गाड़ी ज़्यादा देख लेते हैं पहले, क्योंकि होंडा सिटी पे आ जाते हैं। होंडा सिटी अराउंड में 4-5 इजीली परचेज कर सकता हूँ ईयर में। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच मनी जी, यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द सौरभ वर्मा शो। थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब। यू आर वॉचिंग द सौरभ वर्मा शो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।